देखो ध्यान से समझो, सुनो। आज हमारा कौन सा चैप्टर है? इसका नाम है, सुन लो, इंसोलेशन। चैप्टर का नाम है इंसोलेशन, हिंदी में कहते हैं सूर्य तप। सूर्य तप अलग हो, सूर्य ताप अलग हो। ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। इंसोलेशन क्या हो? सूर्य ताप नहीं है, ये सूर्य तप। आसान भाषा में समझते क्या हो, जिससे पहले से समझने से पहले जो मैं जब समझाऊंगा ना, बहुत आराम आराम से समझना। सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, बहुत टेक्निकली समझना इस चैप्टर को, फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने तुम्हें जाकर। अब इसमें होगा क्या, समझो। जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ हमारी, यहाँ तो सुनना अच्छे तरीके से, ये हमारी अर्थ है। हाँ जी अर्थ है। इस अर्थ को हमारे पास पता क्या हो, एक काम करो तुम अपने घर में यार, एक काम करो, एक कटोरा लो और नीचे से आग जलानी स्टार्ट कर दो। मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। कटोरा लो, इसके नीचे आग जलानी स्टार्ट कर दो। और जैसे आग जलानी स्टार्ट कर दोगे ना, लगातार इसके अंदर आग जलाओ, तो जो ऊपर पानी गर्म हो रहा होगा वो भाग जाएगा, बचेगा। एक लंबे समय तक भाग ही जाएगा, क्योंकि लगातार ताप मिला नहीं मिला इस बर्तन को, लगातार इसका टेम्परेचर मिला नहीं मिला, लगातार इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा इसका तापमान। जब इसका तापमान लगातार बढ़ता रहेगा तो इसके अंदर जो पानी ना वो वाष्पीकरण हो जाएगा, उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, वाष्पन को ऊपर उड़ जाएगा। वो उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा, वो पानी वाष्पन को ऊपर उड़ जाएगा, लगातार ताप देने से बन जाएगा, उड़ जाएगा नहीं उड़ जाएगा। इस तरह फिर पृथ्वी का भी तो हाल ही होना चाहिए। सूर्य के पास से लगातार यहाँ एनर्जी आ रही नहीं आ रही, एनर्जी आ रही, ऊर्जा आ रही, उसमें आ रही। एनर्जी को, ऊर्जा को, उष्मा को, टेम्परेचर को, एक ही मतलब, एक ही सब चीजें, एक ही सिक्के के पहलू सारे के सारे। वो जो टेम्परेचर आ रहा है यहाँ से, तो लगातार पृथ्वी गर्म होनी चाहिए। तो जब पृथ्वी गर्म होनी चाहिए ना, जब पृथ्वी लगातार गर्म होनी चाहिए, तो एक दिन तो पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए बहुत जरूरी कितनी एनर्जी इसके पास रहेगी और कितनी एनर्जी इस पर तो वापस लौटेगी, ये बहुत जरूरी है। यानी इसके अंदर बैलेंस जरूरी। बैलेंस नहीं हुआ तो पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। लगातार जब टेम्परेचर गर्म होती रहेगी तो इसमें समझ जाओ तो तबाही हो जाएगी। इसके अंदर तो पानी सारा उड़ के भाग गया था, नहीं भाग गया था, तो इसे समझ जाओ ये पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जरूरी इसके अंदर कितना तापमान कहाँ रहना चाहिए, कितनी एनर्जी कहाँ सेव रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी। इसी चीज को हम उष्मा बजट संतुलन कहते हैं। उष्मा बजट संतुलन इसे कहते हैं हीट बजट बैलेंस। हीट बजट बैलेंस कहते हैं सर, उष्मा बजट संतुलन कहते हैं सर। पृथ्वी के अंदर कितनी हीट चाहिए, उष्मा क्या हो, ताप क्या हो, थोड़ा डिफरेंस कर लेंगे, इसमें भी अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन मेन मकसद यही है, ये मैं तुझे जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं सूर्य तप, इसका मेन मकसद यही है कि किस तरह कहां कितनी एनर्जी किसी चीज को चाहिए और कितनी जरूरी हो एनर्जी। अब पेपर में सवाल कैसे बना, सबसे बड़ी चीज यहाँ। ठीक, सबसे जो मेन मकसद तुम्हारा वही है ना, पेपर में सवाल कैसे बना और पेपर में कौन से सवाल हमें करने, कौन से छोड़ने। मैं दुनिया भर का रायता पढ़ा दो तुम, अगर मैं जो मैं बताऊंगा तुम अगर मैं सवाल कर ले तुमने, फिर तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को ऑब्जेक्टिव सवाल लगाओ, बहुत जरूरी है। 2-3 वीडियो से यूट्यूब पर जाकर ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लो जाकर। ठीक, पता लग चुका। अब मैं जितनी बात बताऊंगा सभी इसके इर्द गिर्द घूमूंगी। तो कितनी जरूरी है एनर्जी जो आ रही है, जो सूर्य से जो एनर्जी आ गई ना, ऊर्जा आ गई। अब सवाल है सूर्य के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया। सूर्य के अंदर एक प्रकाश मंडल हो, उस प्रकाश मंडल के पास तो ना वहां से रेडियो एक्टिव किरणें निकलेगी, और जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलेगी ना, उन्हें आसान भाषा में कहता हूं, उन्हें कहते हैं रेडियो विकिरण निकलेगी। और जो विकिरण निकलेगी एनर्जी के रूप में चलेगी। पीछे सूर्य वाली कक्षा में बताया मैंने तुम्हें, वहां से प्रकाश मंडल वाले भाग तक। तो जब निकलेगी मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी, और जब आगे की ओर बढ़ेगी ना धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचेगी। पृथ्वी नहीं, इसके वायुमंडल है। और इसका जो पृथ्वी का वायुमंडल है ना, पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ। मैंने तुम्हें समझा रखा है वायुमंडल पूरा का पूरा 10,000, पृथ्वी के बाहर जाओगे ना 10,000 किलोमीटर तक के एरिया में इसका पूरा का पूरा वायुमंडल फैला हुआ। ये विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी। अब कुछ चीजें जो विकिरण होगी, कुछ विकिरण तो ऐसी होगी टकरा के बादलों से टकरागी, कुछ वायुमंडल से टकरागी, कुछ बादलों से टकरा के वापस ही लौट जाएगी, कुछ बादलों से टकरा के वापस ही लौट जाएगी विकिरण। यानी कुछ एनर्जी आई और बादलों को छन छन का फिर हमारी पृथ्वी तक आ गई। कुछ रास्ते में धूल कण मिलेंगे, उनसे टकरागी वह एनर्जी, वह वहीं आदि उन्हें कंज्यूम कर ली जाएगी। कुछ ऐसी होगी जो पृथ्वी तक पहुंचेगी। इसी चीज को मत समझना, लगातार जो पहुंचती रहेगी, लगातार पहुंचती रहेगी। अब इसका बाहर तक वापस लौटना भी जरूरी। लौटेगी कैसे, यही समझना हम इस पूरे चैप्टर में, यही गुत्थी को हमने समझाने का प्रयास करना कि ऐसा होगा कैसे यार, कितनी एनर्जी आ रही, कितना सूर्य ताप आ रहा, कितना रेडिएशन आ रहा, कितनी विकिरण आ रही। एक ही मतलब सबका, इन जो आने वाली किरण है, जो आने वाली किरण सूर्य का जो ताप आ रहा है, इसे कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इस वर्ड को मिलाकर बनाया इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग मतलब आना, क्या सोलर में सूर्य का, कमिंग रेडिएशन, रेडिएशन मतलब विकिरण, ताप, रेडिएशन क्या दो, विकिरण एक प्रकार की है, एनर्जी एक प्रकार की। पता लग चुका। तो देखो एनर्जी कहूं मैं, एनर्जी का मतलब ताप, अगर मैं उष्मा कहूं एक ही मतलब, टेम्परेचर कहूं एक ही मतलब है सबका। उष्मा, ऊर्जा, ताप एक ही सिक्के के पहलू तीनों, समझना ही बात है। तो जो एनर्जी, मैं बार बार एनर्जी यूज करूंगा, बार बार जो एनर्जी सूर्य के पास तो आ रही, सौर विकिरण जो आ रही, उस सौर विकिरण का पृथ्वी से वापस लौटना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज वर्तमान समय में जो तुम्हें दिक्कत दिखाई दे रही है ना, यही कारण है, यह सारी की सारी जो हो ना, जो एनर्जी पृथ्वी पर आ रही, यह वापस नहीं लौट पा रही। कारण क्या है, कारण ये हो पृथ्वी के बाहर एक ग्रीन हाउस गैसों का वातावरण बन चुका। उन ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा योगदान है CO2 का, और वो CO2 गैस ने चारों तरफ एक वातावरण तैयार कर रख दिया। और CO2 पता क्या कहती है सर, पार्थिव विकिरण को जो वापस लौटने की किरण जाना जरूरी था सर, कहती है नहीं नहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ,
वही तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो, इसे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसे कहते हैं नहीं नहीं बाहर मत जाओ, प्लीज यहीं रुक जाओ, और इसी वातावरण में रोको, और पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार गर्म हो रहा है। यही पूरी दुनिया की समस्या, इसलिए तो पढ़ाया जा रहा तुम्हें। और क्यों पढ़ाया जा रहा तुम्हें? तो हम ये देखना इस पृथ्वी का जो बैलेंस, टेम्परेचर बैलेंस किस तरह होगा, हीट बैलेंस कैसे होगी, उष्मा बजट का संतुलन कैसे रहेगा, जब ये पृथ्वी जिंदा रहेगी, बची रहेगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी यार। समझ आई बात यार? इस पार्थिव विकिरण का वापस जाना बहुत जरूरी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए सारी वापस लौट जा, नहीं। इसलिए कहते हैं उष्मा बजट संतुलन। सूर्य तक तो पढ़ रहे हैं, उष्मा बजट संतुलन, हीट बैलेंस। समझ बात है? हीट बैलेंस कहते हैं हम, उस हीट बजट बैलेंस, उष्मा बजट संतुलन कहते हैं। इसका बैलेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी, जो इसके पास एनर्जी रह रही, कहाँ कहाँ कितनी एनर्जी रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मुझे समझ आई बात है। मैंने कहा ना, इस पृथ्वी के बाहर चारों तरफ एक क्या महत्वपूर्ण चीज है, उसका नाम है CO2। वो CO2 चारों तरफ इसके वातावरण बना, एक आर्टिफिशियली एक लेयर तैयार कर चुकी, वो CO2 इस विकिरण को जाने से रोकता और यही वातावरण में करके पृथ्वी को गर्म कर देती है। गर्म होने के कारण पृथ्वी पर जो तबाही मचती है, ग्लेशियर पिघलते हैं, जो समुद्र है ना उसका जलस्तर बढ़ जाता है, नदियों में बाढ़ आती है, तूफान आते हैं। यही तो सब कारण है। हमारा क्लाइमेट बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। इस अगले वाली यूनिट क्लाइमेट की है, जिसे हम जलवायु कहते हैं। उस जलवायु को भी समझने के लिए तुम इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और पूरी दुनिया की यही समस्या आप जा कि कैसे उस CO2 को कम करा जाए, जो बाहर वातावरण के बाहर CO2 बन चुकी है ना, वो जो कार्बन लगातार निकलता चला जा रहा है, बाहर जो लेयर बन चुकी है CO2 की, उसे कैसे कम करा जाए। जब भी तो हम COP28 की मीटिंग, COP27 की मीटिंग, अलग अलग हर साल मिलकर बैठकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अंदर मोदी जी जाते हैं, पूरी दुनिया के नेता आते हैं और आपस में बात करते हैं और कहते हैं किस तरह से देश को बचाया जाएगा, इस दुनिया को कैसे बचाया जाएगा, इसकी तो बात करते हैं। इसलिए तो हो रही वो, तो सारा का सारा यही हो। करंट अफेयर जब भी समझ में आ सके, जब ट्रेडिशन समझ में आ चुका हो। याद रखना बातें, सब चीज़ें इससे रिलेटेड है, तो हमें यही प्रयास करने। इसलिए तो तुम्हें उसमें बजट संतुलन पढ़ाया जा रहा है। ये बहुत जरूरी है ताकि तुम पृथ्वी पर रहने वाले जीव जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव, उन्हें सस्टेन करा जा सके, उन्हें बचा कर रखा जा सके लंबे समय तक। इस पर जो मानव जाति रह रही है उसे बचा कर रखा जा सके। इसलिए जरूरी है भाई सूर्य तक को इंसुलेशन को पढ़ना। समझ में आई बात? अब उनकी तरफ बढ़ते हैं जो पेपर में सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल पेपर में ये अब कि जो सूर्य के पास जो विकिरण आ रही है, कौन से भाग से आ रही है सूर्य के? अब बताओ कौन से भाग से आ रही है? फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल से। सूर्य के अंदर भाग नहीं होता है, बहुत सारी लेयर नहीं पढ़ाई गई, 6 लेयर नहीं पढ़ाई थी क्या मैंने? इसलिए रिवीजन जरूरी हो भाई। महान मूर्ति यहाँ से ले, यहाँ देख लो, सूर्य के अंदर जो प्रकाश मंडल है उसके भाग, उसके पास तो ये विकिरण आती है, सौर विकिरण। और ये सौर विकिरण को हम एनर्जी कहते हैं, हीट कहते हैं, उसमें कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं, ताप कहते हैं, कुछ भी कह लो। वैसे इनमें डिफरेंस हो सके, इतना टेक्निकल नहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तो साइंस भी पढ़ा हूँ, तो मुझे तो डिफरेंस भी पता रहने के लिए। लेकिन जो पेपर में तुम्हारे सवाल पूछेगा, धीरे धीरे जो विकिरण यहाँ आ रही है, तरंग कहो सर, तरंग भी कह दो कुछ लोग, जो विकिरण यहाँ पृथ्वी पर पहुंच रही है, इसका नाम लघु तरंग। क्या नाम है? लघु तरंग। इसे बोलते हैं शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, लघु तरंग। याद रहेगी बात? है कोई प्रॉब्लम? लॉक कर दूं? पेपर में सवाल पूछा हुआ है कि जो सौर विकिरण पृथ्वी पे पहुंचती है, पहले नंबर पे सवाल पूछा हुआ, उस तरंग का क्या नाम हो? ये प्रीलिम से पूछा था, मुझे लगा इस बार इसी किसी पेपर में पूछा था आसपास की, मुझे याद नहीं आ रहा जो लेटेस्ट कोई पेपर हुआ था, क्योंकि सारे पेपर देखता रहूँ ना। यूपीएससी में था? अच्छा, यूपीएससी के प्री में था। बताओ कि जो लघु तरंग, मैंने बताया मैं सब टेस्ट करके यूपीएससी में सवाल पूछा था, इसका नाम लघु तरंग, जो पृथ्वी पर सौर विकिरण पहुंचती है, इसका नाम लघु तरंग हो। अब लघु तरंग क्यों कह रहे हैं सर? ये तरंगी कितनी प्रकार की हो, समझ आई बात? या ये जो पृथ्वी पे पहुंचती है ना, 1.9 कैलोरी के नाम सुना तुमने? 1.9 किलो कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कर। चलो बाद में समझाऊंगा सर, इसे तभी से समझाऊंगा कैलोरी वाला पूरा का पूरा। पहले बताओ एनर्जी पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? एनर्जी पृथ्वी पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है? जब एनर्जी पृथ्वी पे पहुंच रही है, तो इस एनर्जी का जब पृथ्वी पे पहुंचती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब पहुंचती है, वायुमंडल 10,000 पृथ्वी के ऊपर जाओगे, 10,000 किलोमीटर के एरिया में ऐसे फैला हुआ वायुमंडल। और वायुमंडल मैंने पिछली क्लासों में पूरा पढ़ाया हुआ, तभी समझ में आएगा क्लास क्या बोल रहे हैं। तो जैसे इसके वायुमंडल में जो एनर्जी प्रवेश कर रही है, सूर्य का ताप प्रवेश कर गया हो, तो सूर्य का ताप पूरी तरह पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आने का, वो जाएगा ओजोन परत को गुजरेगा, बादलों से को गुजरेगा, रास्ते में धूल मिट्टी के कण आएंगे, समझेंगे जो आकाश में मौजूद बूंदे आएंगी, उन सबको गुजरेगा। सारा प्रकाश नहीं पृथ्वी पहुंचने का, केवल 27% के आसपास, 54% के आसपास ही पहुंचेगा, बाकी रास्ते में खप जाएगा। मंत्र वही हमें समझना। अगली क्लास में समझेंगे कि उसमें बजट क्या हो,
वैसे आज मैं मोटे मोटे तौर पर तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे आ रहे पेपर में। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि जो सूर्य का प्रकाश कौन सी तरंगों के रूप में पूछ रहा है, लघु तरंगों के रूप में पूछ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठता होगा ये लघु तरंगे कौन सी हो, तो जितनी भी तरंगे ना, जितनी भी हमारे पास वेव हो उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जितनी भी हमारे पास वेव हो ना, रेडिएशन, उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। तरंगे हमारे पास, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से, जितनी भी हमारे पास तरंगे उसे 3 भागों में बांट सकते हैं। आओ समझते हैं, हटाओ यहाँ ध्यान से देख, तो जितनी भी हमारे पास तरंगे हैं ये विकिरण, जितनी भी हमारे पास विकिरण कहो तरंगे कहो एक ही मतलब है। जितनी भी हमारे पास रेडिएशन है ना, उन रेडिएशन को हम पता कितने भागों में बांट सकते हैं, उन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। और 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं, ऐसा करके आ जाओ पहले नंबर पर, ऐसा करके आ जाओ भैया दूसरे नंबर पर, ऐसा करके आ जाओ भैया तीसरे नंबर पर, ऐसा करके 3 भागों में बांट सकते हैं। और जो विकिरण हो ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुए, विद्युत चुंबकीय विकिरण हुए, तरंग हमारी 2 प्रकार की हो, एक तो हो यांत्रिक तरंगे, एक और मैंने बताई दी तुम्हें, एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही एक प्रकार के पेपर में सवाल पूछा जा सके। और जो सूर्य पर या पृथ्वी है ना हमारी, इस पृथ्वी पर जो तरंगे प्राप्त हो रही, पहला सवाल यही है वे लघु तरंगों के रूप में प्राप्त हो रही है। अब मैं लघु तरंगे समझा रहा हूँ कि लघु तरंगे क्या हो, कि हमें तो पता ही नहीं जी लघु तरंगे क्या हो। आ जाओ देखो लघु तरंगे क्या हो, तो जितने भी तरंगे ना हम बांट लेते हैं ना, एक तो हमारी लघु तरंगे। अच्छा इंग्लिश में नाम बता दो, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वेव। तो शॉर्ट वेव है हमारे पास, शॉर्ट वेव लेंथ क्या दो, शॉर्ट वेव क्या दो, एक मतलब है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाओ, ये दूसरे नंबर पर एक मध्यम तरंगे। अब ये मध्यम तरंगे इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीडियम वेव कहते हैं सर। अच्छा मीडियम वेव होगी। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर हमारे पास है दीर्घ तरंगे। क्या नाम है, दीर्घ तरंगे। अब ये दीर्घ तरंगे क्या हो, इन्हें बोलते हैं हमारे पास लॉन्ग वेव। अच्छा ये लॉन्ग वेव होगी। अच्छा इसे समझते हैं, थोड़ा स्पेक्ट्रम को समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं, और इसे समझने के लिए हम थोड़ा ट्रिक्स का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई। चले अब हमारे पास ये सूर्य है, तो यहाँ सूर्य है हमारे पास, इसे सन मान लिया हमने। हाँ जी सन मान लिया हमने। इसके पास तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। हाँ जी सूर्य का प्रकाश आ रहा है। उसे 3 भागों में बांट लेते हैं, एक लघु तरंगे हो, एक मध्यम तरंगे हो, एक दीर्घ तरंगे हो। लघु और मध्यम तरंगों को समझने के लिए स्पेक्ट्रम का यूज करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या हो, स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी हो, स्पेक्ट्रम का नाम ही नहीं पता हम और समझते हैं इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर आपको ट्रिक बताते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को याद नहीं होता है। ठीक, इसे बांट लेते हैं जो प्रकाश आ रहा है 3 भागों में। जितनी भी तरंगे आती है ना, जो सूर्य के पास से किरणें आई इन्हें 3 ही भागों में बांट सको तुम। ठीक, कुछ ऐसी जो तुम्हें दिखाई देगी, जो तुम आसपास दिखाई दे रहा है ना, वो जो तुम्हें दिखाई देगा वो तो विजुअल हमारा, वही तो हमारा विबग्योर मार करो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो लाइट है तुम्हें दिखाई दे रही है यार, या कुछ चीज ऐसी नहीं दिखाई देने की। सर उदाहरण बताओ, उदाहरण अपने घर में रिमोट उठाओ। हाँ जी उठाया, रिमोट उठाने के बावजूद एलसीडी के टिक टिक करो नहीं करते, सामने जो कौन सी रेडिएशन जारी दिखाई दे रही है, वह रेंज तो बाहर है, यहाँ पता लगेगा भैया कौन सी है। ऐसी है वो सूर्य के पास तो विकिरण, मेरे अंक को दिखाई देने की, जो दिखाई देगी ना वो तो विजुअल हमारा, वो तो विबग्योर VIBGOR जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं बस बीच का, वो हाँ पता लगा क्या जुगाड़ है पूरा का पूरा। उसके बाद नहीं दिखा देता कुछ। एक्सरे देखा तुम ना, जिस किसी का तुम्हारी हड्डी टूट गई हाथ, तो तुम एक्सरे लेके चले गए, तो उसके नीचे लेटा दिया, दिखाई दे रही है क्या है इसके नहीं, लेकिन वो बता देगा हड्डी में कहाँ बाला रखा है। समझ में आई बात है। इसमें यहाँ का बीच में कौन सी रहे हो, पेपर में क्या सवाल हो वो बताऊंगा, पेपर में क्या सवाल हो समझना जरूरी इंपॉर्टेंट बात। समझ गए। जो टीवी हो नहीं, ब्लूटूथ देखिए, ब्लूटूथ एक सीमा तक काम करेगी, उसके बाद हट जाएगी। कारण किसी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, किसी आवृत्ति पे काम कर रही है, वह कौन सी फ्रीक्वेंसी हो, क्या आवृत्ति, क्या हो तरंग दैर्ध्य है, सब समझना आए। सारे सवाल आते पेपर में, फिर रट्टा मारोगे वहां बर्बाद हो जाओगे। समझ में आई बात क्या नहीं है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। FM का नाम सुना है, FM वो इधर को करेंगे झूं झूं करेगा, थोड़ा ऊपर को लेकर कभी सही हो जाएगा, ऐसे करके। पहले टीवी DD नेशनल का नाम सुना, DD नेशनल का। हमारे यहाँ जब शक्तिमान आता था ना, एक व्यक्ति ऊपर खड़ा हुआ, वो एंटीना टिंग 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 ठीक कर रहा। अब एक बीच में खड़ा हुआ, वो बता रहा आया क्या आया, इतना मैंने पूरी कड़ी देख ली एक शक्तिमान की पूरी कड़ी देख ली मैंने, नीचे खत्म कर दिया। मैंने कहा हाँ आया, चलो आ जाओ भाग जाओ। एक आता था नाटक जूनियर जी का, समझे, एक चंद्रकांत आता था, ये नाटक थे मेरे फेवरेट। एक नन्ही सी गली में लाडली आता था, ऐसे ऐसे नाटक देखता था मैं यार। एक देना तुम देना साथ मेरा, ये नाटक थे मेरे। ऐसा से एक कहानी DD नेशनल के। तुम तो यार आज की पीढ़ी हो, तुम क्या जानो विनोद बाबू, तुम क्या जानो किसी की प्रॉब्लम। अच्छा सुनो यहाँ देखो, इसका नाम हमारा गामा किरणें। गामा किरणें, मामा नहीं गामा किरणें लघु तरंग। हाँ पेपर में याद रखनी बात, या कई बार पूछा हुआ गामा किरणें कौन सी तरंग, इसे थोड़ा छोटा सा कर दो, गामा तरंग। इससे गामा किरणें, मामा नहीं आया, गामा आयो, गामा इसे समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गामा तरंगे, उसके बाद हमारे पास एक्स तरंगे, एक्स रे कह दो। गामा रे, RAY, रे माने किरण हो, RAY रे माने किरण, तरंग
किरण विकिरण एक ही मतलब। करण क्या कहा, किरण तरंग विकिरण के किरण नहीं है वो शाहरुख खान वाला। उसके बाद आगे चलो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इसका नाम है यूवी, यूवी किरणें, अल्ट्रा वोयलेट। अल्ट्रा वोयलेट मतलब पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वोयलेट मतलब पराबैंगनी किरणें। अच्छा, ये तो हमारी जो तुम्हें दिखाई दी ना, ये इन हम शॉर्ट वेव बोलते हैं, शॉर्ट वेव लघु तरंगे बोलते हैं। पेपर में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी लघु तरंगे? अरे भाई गामा तरंगे, अरे भाई हमारे पास उन्होंने कहा कि एक्स तरंगे, हमने कहा हमारे पास यूवी तरंगे। यूवी का मतलब अल्ट्रा वोयलेट पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंगे। कुछ लोग किरणें क्या, कुछ तरंगे क्या, कुछ वेव क्या, सब एक ही मतलब है सबका। अब सवाल है बीच वाला क्या है? ये तो हमारे पास विजुअल, ये वी और हमारे पास VIBGY OR, ये विव और हमारे पास। वे यहाँ वो चीज है जो तुम दिखाई देगी, तुम्हारी अंकों तो जो दिखाई दे रहा है ना, सही बात है, वो विव और कुछ भी दिखाई दे रहा, तुम हरा नीला पीला काला जो भी दिखाई दे रहा सब वो विव और। इसके बाहर भी कोई दुनिया नहीं दिखाई देती वह। जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर रही दूसरे के फोन में दिखाई दे रहा, इसने ब्लूटूथ पर इस लड़के सुन लो, इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का फोटो भेजा, न्यू बॉयफ्रेंड देख कैसा लगा, भेजा ब्लूटूथ के दिखाई दिया, रास्ते में जाता हुआ दिखाई दिया। अगर दिखाई देता सालू बीच में पकड़ लेती, रुक देख दिखा कौन सा है, दिक्कत थोड़ी होती नहीं होती। दिखा 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 देख, इसने कहा काजल को भी, काजल को भी भेजा तो भाई जी को दिखा देगी, दिखा पिटवा देगी। हाँ चलो दिखा, देख देख तेरे नए जीजू आए हैं। ऐसा ऐसा करके बात समझ में आई क्या? उसके बाद क्या दिखा दे देने का ना, क्योंकि वो अरे जो ब्लूटूथ है वो तुम्हारे घर से यहां तक भी काम कर दी नहीं, उसकी एक सीमा हो 24-25 मीटर तक, उसमें कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी काम कर रही। लेकिन जो तुमने व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज रहे, अब वो दूसरे वहां तक चला जा रहा, चाहे उसे लंदन में भेज लो, उस पर दूसरी फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। ये स्पेक्ट्रम नहीं समझ में आने का ना, आधा अधूरा स्पेक्ट्रम समझो तुम, याद रखना बात है, जो पढ़ाई आधी अधूरी हो वो इसी स्पेक्ट्रम पर काम कर रही है सारी किरणें। कुछ तरंग है वहां से, क्यों समझना, वो फ्रीक्वेंसी समझनी, एक फ्रीक्वेंसी काम कर रही है वहां से। यस, वहां एक फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। जो टीवी तुम्हारे घर में पहुंच रहा है ना DTH, उसमें एक अलग फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, यही स्पेक्ट्रम। और ये स्पेक्ट्रम बिक पैसों में बिक, हमारे यहाँ स्पेक्ट्रम घोटाला हो चुका है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कांग्रेस की सरकार पर आप लोग थे, ये तो कांग्रेस की सरकार बदली थी, तो स्पेक्ट्रम ही नहीं पता बच्चों को, तो स्पेक्ट्रम घोटाला तो क्या पता होगा। बस बात करेंगे इस पर भी, ढंग से बात करेंगे, घबराने की जरूरत ही नहीं है। पहले ये बताओ लघु तरंगों में कौन कौन, यहाँ से सवाल बनेगा, कौन कौन सी लघु तरंगे? वाई नहीं है, गामा। वाई क्या मानना करो उसका, इसका एक्सरे, ये एक्सरे वही है, ये लघु तरंगों में वो सही बात है। यूं थोड़ा ये तुम यहाँ बैठे हुए और हॉस्पिटल तो यही एक्सरा हो जाएगा तुम्हारा, लघु तरंग है वह शॉर्ट लघु तरंग उसका नाम। समझ में आई बात, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। ये हमारे पास यूवी अल्ट्रा वोयलेट पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी तरंग, ये भी समझते हैं अच्छी तरह। विबग्योर, ये विबग्योर जो दिखाई दे रहा है विबग्योर, इसके बाहर अलग दुनिया, आ जाओ इसे भी समझते हैं। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड, IR इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। उसके बाद हमारे पास, हाँ उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद हमारे पास रेडियो तरंगे, रेडियो वेव, माइक्रो तरंगे। एक करके हिंदी कर देता हूं सबकी, क्या क्या नाम है ध्यान से समझ लो। ये तो हमारे पास गामा तरंगे, गामा तरंगे, एक्सरे को एक्स किरण भी क्या दो, पराबैंगनी, इसका नाम विबग्योर होगा हमारे पास। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, इसे सबको पता। विबग्योर, V वोयलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, पेड़ा है पीला, अच्छा, O ऑरेंज, संतरा या संतरी रंग, अच्छा, R रेड लाल, ठीक है। उसके बाद ये IR नहीं है हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, IR इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, क्या नाम है इसका, अवरक्त किरणें। ये कौन सी, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे क्या दो, विकिरण क्या दो, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे क्या दो, रेडियो तरंगे। बात समझ में आई है? ठीक। कभी देखा तुमने रिमोट, कौन सी तरंगे यूज हो उसके अंदर, रिमोट देखे, इसमें से कौन सी, गामा रे यूज होगी इसके अंदर, बर्बाद कर देगा। एक्सरे यूज होगी इसके अंदर, नहीं, उसके अंदर अल्ट्रानेट वोयलेट यूज होगी, हो सकता, तुम कुछ नहीं बताना भी, समझ की बात है। इंफ्रारेड यूज होगी इसके अंदर, उसके अंदर माइक्रोवेव यूज होगी, उसके अंदर रेडियो वेव यूज होगी। जो तुम्हारे घर में रिमोट है वो तुम्हारी तो LCD बंद करेगा, अगर इसकी जगह दूसरी वेव लगा देना उसके अंदर, पता है पड़ोसी का भी टीवी बंद कर देगा वो,
मजाक नहीं कर रहा है? तुम अपनी फ्रेंड तो दुश्मनी है ना उसके घर, उनको बहुत फुटी हुई देखती है तो अंतर घरता बटन दबागी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पता नहीं इसके बारे में, इसलिए कह रहा हूँ, समझना की बात है। ठीक, अभी जो तुम व्हाट्सएप पर किसी को भेजते हो, इस बात की क्या गारंटी है जो तुम भेज रहे हो व्हाट्सएप पर वो उसे ही जाएगा? भाई फ्रीक्वेंसी काम कर रही है, अलग फ्रीक्वेंसी। अभी मैं बात कर रहा हूँ ना तुम्हारे पास, या जो यहाँ तक डाटा जाएगा ना बच्चों के पास, या इसे फ्रीक्वेंसी बजा रहा है क्यों? ये सब स्पेक्ट्रम काम कर रहा है, इसे समझना बहुत जरूरी हो, नहीं तो जिंदगी अधूरी इसके बिना। इसको डिटेल से समझाऊंगा मैं अभी पेपर में, इतना जितना तुम्हारे काम का आगा डिटेल समझाऊंगा बड़े प्यार के साथ। पहले हाँ समझ लो इसका नाम क्या है। हमारे पास सबसे शुरू में आगा एक तो गामा किरणें, एक एक्स किरणें, एक पराबैंगनी किरणें, ये क्या है हमारी लघु तरंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हमारे पास विबग्योर आगा, विबग्योर जो हो मध्यम तरंगे हैं। उसके बाद दीर्घ तरंगे से बोलते हैं हमारे पास अवरक्त सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे, ये दीर्घ तरंगे। दीर्घ क्यों कह रहे, लघु क्यों कह रहे, मध्यम क्यों कह रहे, समझ लेते हैं बड़े प्यार के साथ। इसे दीर्घ क्यों कह रहे, इसे लघु क्यों कह रहे, इसे मध्यम क्यों कह रहे, इसे दीर्घ तरंगे क्यों कह रहे? क्योंकि यहाँ तक पेपर में डायरेक्ट सवाल है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, किसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब आवर्ती। और आवर्ती हो क्या, पहले ये भी पता होना चाहिए आवर्ती क्या हो, फिर इसकी तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा हो, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो तो क्यों, और क्या मतलब है इसका, कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ तो होगा, समझना ही बात है। नोट्स है तुम्हारे पास? नोट्स में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा रखा, नोट्स में इतना डिटेल से नहीं पढ़ा रखा है। देखो नोट्स, चलो देखो इन्हें ना, इसे डायग्राम को कैसे याद रखा जा सके। वैसे जनरल तरीके से जो बच्चा ठीक ठाक चैप्टर पढ़ेगा उसे याद ही हो जाएगा, ऐसे याद रख सको उल्टी तरीके से, उल्टे तरीके से। अभी मैं तरंग दैर्ध्य पर और फ्रीक्वेंसी पर बात करूंगा। फ्रीक्वेंसी कहते हैं आवर्ती को, पता होना चाहिए आवर्ती क्या हो, बहुत जरूरी है। और तरंग दैर्ध्य क्या हो, 24 घंटे जुबान पर रटाना चाहिए। लघु तरंग, मध्यम तरंग, दीर्घ तरंग। यहाँ तो सवाल पूछा इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, पूछा कौन सी लघु तरंग, कौन सी मध्यम तरंग, नहीं पूछा लघु तरंग और दीर्घ तरंग, पक्का सवाल पूछा। ये 3 लघु तरंग, ये 3 दीर्घ तरंग हमारे पास। अब सवाल नहीं याद कर रखा जाएगा कैसा, ये याद कर लो। रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, गन रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। एक्स का मतलब जीरोक्स हो, जीरोक्स, जीरोक्स गन। रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। ध्यान से समझना। अब इसे गन क्यों कह रहे हैं समझो, गन ध्यान से समझना। रेडियो, अच्छा रेडियो वेव, अच्छा मिर्ची, अच्छा मिर्ची एम माइक्रोवेव, अच्छा आई इंफ्रारेड, लव 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 यू गन, अच्छा लिखा हुआ नहीं लव यू गन, तो यहाँ इसे छोड़ दो पूरा का पूरा वी क्यों आएगा, लव यू गन। देखिए क्या लव यू, ये बैठेगा नहीं यू वी आएगा नहीं, लव यू। उसके बाद जीरोक्स एक्स, जीरोक्स गन, गन गामा किरणें, याद रहेगी बात है। तो दोबारा फिर रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन, लव क्या नाम है, रेडियो मिर्ची आई लव यू जीरोक्स गन। हो गया तक, इसमें दिक्कत नहीं है। इसे समझने के लिए पहले तुम थोड़ा सा एक चीज और समझो, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई तरंग कैसे चलती है, ऐसे चलती है तरंग, ऐसे चलती है, ठीक। जब तरंग ऊपर चलेगी ऐसे करके जाएगी ऊपर और यहां तक पहुंच गया, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी हो ना, इसे वेवलेंथ बोलो, तरंग दैर्ध्य बोल लो। 2 सरंग होने, 2 सरंग कह दो, ग्रत कह दो, ठीक। 2 सरंग और ग्रत के बीच 2 सरंग है, इसे सरंग बोलो। जो उठा हुआ भाग से बोलो सरंग, ये एक सरंग हो रहा, तो 2 सरंगों के जो बीच की दूरी है उसे बोलो तरंग दैर्ध्य। अब मैं एक और वे बनाता हूं, तो दोनों बताना दो कौन सी तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो कौन सी कम। ये तरंग ए मान लो, ये तरंग बी मान लो, देख के बताओ इन दोनों में तो कौन सी तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा लग रही है तुम्हें, या ज्यादा लग रही साफ साफ, क्योंकि यह दूरी ज्यादा नहीं है, जिसकी दूरी ज्यादा तरंग दैर्ध्य ज्यादा। तो तुम इन दोनों में तुमने देख कर तुरंत बता दिया कि इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा। तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ ज्यादा, विच इज डिनोट बाय लैम्डा, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। वेवलेंथ एक प्रकार की है, याद रही बात है। तो दोनों तरंग को देखकर आराम से बता दिया, ठीक है। जैसे मैं तरंग को ऐसे कर दूंगा तो बताना कौन सी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है कम। अब बताओ इसकी तरंग कौन, इसका नाम है सी या सी तरंग, ए बी सी तीनों में किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, कैसे पता लग गया। 2 सरंगों के बीच की दूरी ना सरंग, इसे सरंग बोलते हैं, ठीक। इनके ये तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, दूरी ज्यादा होगी नहीं होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका सी, इसका डी, इनके बीच में दूरी, इनके बीच में दूरी, इनके बीच में दूरी, लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा। अब बताओ ये हमारे पास डी मान लो, 4 तरंगे तुम्हारे पास, चारों में देखो तुमने बताना किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, ए की, बी की, सी की, डी की।
तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी? डी की। ए ना बोलो सर डी, ये डी तरंग दैर्घ्य है। इनकी तरंग दैर्घ्य दिख रही है तुम्हें? सबसे कम है नहीं है? अब देखो तरंग दैर्घ्य ज्यादा, एक को तरंग दैर्घ्य पता लग चुका तरंग दैर्घ्य क्या। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई कण आवर्ती जिसे कहते हैं, एक सेकंड में कितने कंपन करता, काउंट करते हैं। ऊपर गया एक कंपन, फिर नीचे गया 2 कंपन, 3 4 5 6 7 8, तो बहुत सारे कंपन होंगे। जैसे जैसे भिड़ा भिड़ा दिखा देगा ना तुम्हें डायग्राम, इसके अंदर इतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखा तुम्हें कोई व्यक्ति अगर मर जाओ, उसके अंदर मार्क्स लगा हॉस्पिटल में पड़ा रहा है, ऋतिक रोशन की माँ बाहर खड़ी हुई और रो रही, समझ में आती है। अचानक सामने उसके सामने खड़े हुई ना, फूल लेकर खड़ी, तुरंत माता ने फूल फेंका ऊपर तो पाओ और उसकी सांस चलनी स्टार्ट हो जा, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी चलेगी, आई फ्रीक्वेंसी उसके अंदर, तो वेव आगे निकल कर, समझ की बात है तुरंत। ऐसे तो भारतीय पिक्चर होगा, भारतीय पिक्चर में ऐसे नहीं होता क्या, समझ की बात है। फिर उसकी पत्नी वहां जागी, उसकी पत्नी वहां जागी शेरा वाले माता के मंदिर में, शेरा वाली माता ऊपर तो फेंका त्रिशूल, और त्रिशूल जागा वहीं से सीधा जाकर ठुकेगा हॉस्पिटल में ही खिड़की में करके, उसका सांप बन जाएगा, और सांप बनकर ना फिर वो धीरे धीरे, ऐसे तो भारतीय पिक्चरों में सांप बन को धीरे धीरे क्या करेगा, भगवान का रूप लेगा, एकदम नागराज प्रकट होंगे और शक्ति देंगे, और तुरंत वो जो ऋतिक रोशन तुरंत खड़ा हो लगा, ऐसे हो। अच्छा फूल भी गिरा क्या, सही बात है। माता आपने मेरे पति को क्यों छीन लिया, ऐसे तो कर तुरंत ऊपर तो टक दे दी फूल गिरा, वाह। पहली तरफ तो वहां बात हो रही, आगे आगे तुम्हारे जिंदा हो गए तुम्हारे पति, तो जब पति जिंदा हो जाएंगे ना तो ऐसे चलेगी, काउंट करो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फ्रीक्वेंसी बोल रहा। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हर्ट्ज। इसे वैज्ञानिक नापने वाले आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते, हर्ट्ज, हर्ट्ज। इसे नापने वाले वैज्ञानिक का नाम पता क्या था, उसका नाम हर्ट्ज ही था। तो कह रहा भूलने के लोग मेरे नाम पर रख दो उसका नाम, मात्रक आवृत्ति का मात्रक को हर्ट्ज, काउंटिंग के अंग बनेंगे हर्ट्ज में, हट नहीं हर्ट्ज, याद रहेगी बात है। तो आवृत्ति पता लग चुका, ऐसे ऐसे करके चलेगी। अगर ज्यादा ज्यादा भिड़ी भिड़ी होगी तो आवृत्ति ज्यादा नहीं होगी, और जैसे जैसे सीधी सीधी होगी। अब मैं 4 तरंग तुम्हारे सामने लिखी हुई, ए बी सी और डी, इन चारों तरंगों को देखकर, चारों वेव को देखकर तुम बताना किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, तो बताओ फटते स्पीड पे किसकी, डी की आवृत्ति सबसे ज्यादा नहीं होगी, ऐसे करके मतलब कल को काजल डिलीट होगी, सही बात है। और या इसकी फ्रेंड बाहर खड़ी होकर रो रही, कह रही थी क्या हुआ मेरी फ्रेंड को ये, अरे बाहर जाकर प्रसाद बोलिए, जाकर चंडी देवी मनसा देवी का, समझ बात, जैसे मनसा देवी का प्रसाद बोलिए वहां खड़ी होकर, तो फिर काजल के अंदर सांस चले, इनसफिशिएंट मेमोरी। सुनो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी नहीं होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि इन्हें के चक्कर मारा यार, देखो अभी तक उन्हें देखो कितने चक्कर मारे, इधर चक्कर मारते नहीं मारते, फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं। सुन लो आराम, तो थोड़ा टाइम लगेगा। पेपर में क्या सवाल पूछेगा, पेपर में तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को लेकर सवाल पूछेगा, और इनका क्रम भी पूछ सका, क्रम कौन सी लघु तरंग पूछेगा, कौन सी दीर्घ तरंग वो पूछेगा, याद होना चाहिए पूरा का पूरा। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो, इनके यूज भी पूछेगा, समझ में आई बात है। मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा तुम्हें, इसका यूज कहाँ हो, इसका 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 कहाँ हो, इनका सबका यूज चाहिए मुझे, कॉपी में लिखा हुआ ढंग से अच्छी तरह, समझ गए। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा एक बात बताऊँ तुम्हें, ध्यान से सुना अच्छे तरीके से। ये रेडियो वेव, ये हमारे पास सूक्ष्म, ये हमारे माइक्रोवेव, ये इंफ्रारेड, ये वेव की ओर, ये यूवी रेज, ये एक्स रेज, ये गामा रेज, ठीक। अब इनमें से यू बताना तुम्हें कौन सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और कौन सी की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब मैं डायग्राम बनाते चलूंगा और तुम देखते चलना कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। ओके चलते हैं। ये कौन सी किरणें, गामा किरणें, और समझते हैं गामा किरणें। अब बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। देखो कुछ नजर आया, इस डायग्राम में कुछ नजर आया। जो गामा किरणें हो ना, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा। याद रही बात है, ठीक। अब सवाल है तरंग दैर्घ्य किसकी ज्यादा होगी, रेडियो किरणों की या गामा किरणों की, रेडियो किरणों की। अब जैसे मैं इधर हमारा बाएं है, इधर क्या दाएं, अब मैं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हूं,
इस स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम है पूरा, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें जो चीज दिखा दी है ये तुम्हें कभी नहीं दिखने की। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें कभी नहीं दिखने की तुम्हें, तुम्हारी नजरों से ही बाहर है कि विजुअल ही हो सिर्फ, ना दिखने की तुम्हें अवरक्त किरणें, ना सूक्ष्म तरंगे दिखने की तुम्हें, ना रेडियो तरंगे दिखने की, दीर्घ तरंगे दिखने तुम्हें, लघु तरंगे दिखने की, मध्यम तरंगे दिखाई देगी तुम्हें। पेपर में सवाल बनता है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें मनुष्य को दिखाई देती है? सूक्ष्म तरंगे, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे, ऐसे करके देता सवाल। मध्यम तरंगे दिखाई देगी, ऑप्शन में से मध्य तरंगे होगा, टिक मार दिया। इसे थोड़ा डिटेल से पढ़ाया है, जैसा नो। अब जो हमारी गामा किरणें नहीं है, ये गामा किरणें क्या दो, गामा तरंगे क्या दो, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और उनसे कम किसकी? एक्स किरण होगी, उनसे भी कम किसकी? पराबैंगनी किरण होगी। इनका तीनों का क्रम पूछा जा, क्रम पूछा जा, क्रम फूटगा नहीं, क्रम पूछा जा लगाने को पेपर में। तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी हो किसकी हो? गामा किरणों की। तो गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी इतनी खतरनाक हो, पता? अगर तुमने यहाँ एक एल्यूमिनियम की 25 मीटर तक 40 ऐसे 25 सेंटीमीटर तक की मोटाई की, 25 सेंटीमीटर तक बैठ जाएगा, परत भी रख दी ना, उसके अंदर कोई अंगूठी रख दी तुम नहीं रहेगी, तुरंत उसके अंदर जाकर बता देगी इसके अंदर यहाँ एक किरणें मौजूद है। इतनी भयंकर करो, पार कर जाए सब कुछ। इनकी भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी एक्स किरणों की। समझ की बात? या तो थोड़ा ये तुमने घर में बैठे हुए करवा लो मामला एक्सरे, पराबैंगनी किरणों की तभी कम होगी। अल्ट्रालेट वोयलेट हो, अल्ट्रालेट वो जो वोयलेट हो ना, जो तुम टीवी देखा है उसमें यूज करो सर, हल्का अल्ट्रालेट वोयलेट को, उसे यूज करेंगे इसमें। समझ की बात है? तो जब उसमें यूज करेंगे ना, उसमें तो निकाल के उसमें गामा किरणें लगा देना, तो पड़ोसी के सबके टीवी टावी बंद कर दोगे तुम्हें। समझना ही बात है। उसके बाद वीबगी और पावर, ये अवरक्त तरंगे तुम्हें यूज देखने इनके सबके क्या है, दिस इज योर होमवर्क। ये IR होगी हमारे पास, इंफ्रारेड होगी, अवरक्त किरणें होगी, इनकी और भी फ्रीक्वेंसी कम हो, सूक्ष्म तरंग उनसे कम हो, सबसे कम हो फ्रीक्वेंसी किसकी? अगर तरंग दैर्ध्य पूछा तो सबसे ज्यादा रेडियो तरंग होगी। तो तरंग दैर्ध्य और आवर्ती में उल्टा संबंध होगा नहीं होगा? मैं ऐसे कह सकूं, नहीं कह सकता कि तरंग दैर्ध्य को तो हम इस तरह प्रदर्शित करो, और जो वेवलेंथ जो हमारे पास वो हो, हमारे पास तरंग दैर्ध्य होगी हमारे पास, दूसरी हमारे पास हो, हमारे पास तरंग दैर्ध्य, एक हो आवर्ती, और आवर्ती को हम एन से लिखो, एन क्या दो, ईटा क्या दो, चलो इसका नाम है ईटा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होने होती, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर यह ज्यादा तो ये कम, ये कम तो यह ज्यादा। यहां देख भी सको इस तरह। मैं कहने लगा तुम्हें भाई रेडियो तरंगों की जो वेवलेंथ हो ज्यादा हो, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो, तो आप कहोगे उनकी फ्रीक्वेंसी फिर कम हो। देखो उनकी फ्रीक्वेंसी कम नहीं है, रेडियो तरंगे की फ्रीक्वेंसी कम है। याद आएगी बात है? यस और नो? चलो, लेकिन तरंग दैर्ध्य ज्यादा। अच्छा, जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो दूर तक जा सके नहीं जा सकती? जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा हो दूर तक जा सके नहीं जा सकती? जा सके नहीं जा सकती? रेडियो तरंगी दूर तक जाओ, रेडियो तरंगी जो तुम्हारे यहाँ घरों में आ रही है, सूक्ष्म तरंगे जिनसे तुम बात कर रहे हो, अवरक्त तरंगे यूज कर रहे हो, ये सूक्ष्म तरंगे रेडियो तरंगे ठाकर उसमें टीवी टावी में डाल दी ना, रिमोट टर्मिनेट में डाल दी, तो लंदन में भी टीवी बंद कर देंगे, इतना बुरा हाल हो जाएगा। समझ में आई बात क्या? तो इनकी देखो ना, तरंग दैर्ध्य ज्यादा दूर तक जागे। तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो? ज्यादा दूर तक जाना। ये देखो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो, यहाँ समझाया तो टेक्निकली, समझ के बात यार। उसके बाद ये हमारी माइक्रोवेव, अलग अलग जगह सबका यूज है, इसलिए मैं चाहता हूँ उनका यूज पता करो तुम। समझ में आई बात है? इनकी आवृत्ति नहीं पता करनी है अभी, नहीं, वो मैं एक अलग स्पेक्ट्रम का क्लास लूंगा, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तब समझाऊंगा तुम्हें। इतनी बात बताओ, इतना भी बहुत है, ठीक। अगर हम कहने लगे कौन सी तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हो, तो आंसर रेडियो तरंग होगी। रेडियो तरंग होगी। देखो हमारे पास इधर चलो ना, इधर चलो, इधर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा नहीं होती, पढ़ी नहीं तुमने वीबी की ओर में। इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही नहीं बढ़ रही? तुमने वीबी की ओर में पढ़ा था लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हो, अब बैंगनी रंग की सबसे कम हो। वीबी की ओर में पढ़ा नहीं था तुमने, 9th क्लास, 10th क्लास में था, समझ गए बात है? वहाँ पढ़ाया था मैंने, वहाँ सिर्फ इतना सा पढ़ा मैं, इसे भी छोड़ दे, इसे भी छोड़ दे। वीबी की ओर वो पढ़ा, बेनिया पाला, वीबी की ओर पता नहीं इसकी अलग अलग ट्रिक बना के पढ़ा, वीबी की ओर वही पढ़ा, प्रकाश लाइट गई रिफ्लेक्ट होगी, वो ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ाते ना वहाँ, समझ गया? तो ये हो वीबी की ओर हमारे पास, इधर किरणें अलग, इधर किरणें अलग, यस और नो? ठीक, याद रहे, ये दिखाई देने की तुम्हें नहीं दिखने की आवृत्ति पता लगे किसकी ज्यादा? इनकी आवृत्ति ज्यादा नहीं है, जिनकी आवृत्ति ज्यादा उनकी तरंग दैर्ध्य कम। पता लग गया? दिमाग में सेट कर लो अभी बैठे बैठे, कौन सी तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा पूरे स्पेक्ट्रम में? कौन सी तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा? किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेडियो तरंग होगी। किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा? शुरू की 3 किरणों के नाम याद हो जाएंगे तरंगों के, बताइए बोलिए। गामा किरणें, एक्स किरणें और अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें। हिंदी इंग्लिश दोनों बताना चाहिए, क्या हिंदी क्या इंग्लिश। लास्ट की तीनों क्या हो जाएंगे नाम? क्या नाम है? IR इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे,
माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, याद हो गए पक्का। बीच में विबग्योर, हम क्या जो ऐसी क्या चीज है जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ से, विबग्योर। जो चीज हम देख पाते हैं वो विबग्योर में आ रही है, जो भी तरंगे हम जो चीजें देख पा रहे हैं वो किस में आ रही है, विबग्योर में। और जो नहीं दिखाई दे रही वो सूक्ष्म लघु तरंगे और सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे। याद आएगी बात है। अब सवाल है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें, सूर्य से किरणें आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंच रहा है, वो विजिबल होगा या दीर्घ तरंगों के रूप में आगा या लघु तरंगों के रूप में आगा? आंसर लघु तरंगों के रूप में आगा, यानी यहाँ कहीं लाई कर रहा हूँ। अब मैं एक सवाल यही तो खुद बना दूंगा यार, यूपीएससी किस लेवल पर सवाल पूछ जाएगा, नु पूछे सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है और वे जो तरंगे हैं उनकी आवृत्ति कम होगी, स्टेटमेंट दे देगा, या ज्यादा होगी। अब बताओ उनकी आवृत्ति कम होगी ज्यादा होगी? अब इस स्टेटमेंट को तुम थोड़ा आ जाते, इसलिए मैंने समझाया, समझ के बात है। तो थोड़ा वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछता, यूपीएससी एक लेवल ऊपर की चीज है और जो पीसीएस एक लेवल पीछे की चीज है, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लगा। अब तुम्हें यहाँ दिमाग खुद लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो परसाइटिक किरणें थ्रू की 3 याद करवाई थी हम, गामा, एक्स और पराबैंगनी किरणें, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई थी वहाँ कम, उनकी ज्यादा थी, लास्ट वालों की कम थी। समझ में आई बात क्या? उनकी ततंगे। तो ये सेम स्टेटमेंट पूछेगा, अगर पेपर में सवाल बनाऊंगा तो इसका लेवल रहेगा ना, पूछेगा जो सूर्य से आने वाली किरणें हों, सूर्य से किरणें आई नहीं आई, और जो सूर्य से किरणें आई उनकी जो आवृत्ति होगी वह ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा नहीं होगी उनकी, तरंग दैर्ध्य कम होगी, तो स्टेटमेंट सही होगा बिल्कुल। इसी चीज को पलट देगा वो, ऐसा करके पूछेगा उनकी तरंग दैर्ध्य होगी ना वह ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो गलत नहीं होगा स्टेटमेंट, ऐसा करके बनाएगा स्टेटमेंट। समझ में आई बात है? तो थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा, खाली रटू रटाई चीज पर काम नहीं चलता। समझ में आई बात है? अच्छा एक बात बताओ, अगर एक ये तो तरंग दैर्ध्य होगी, आवृत्ति होगी, पता लग गई, एक हो अपवर्तनांक, क्या हुआ अपवर्तनांक, ये क्या हो, इंडेक्स क्या हो, क्या हो अपवर्तनांक, किस चीज को हम अपवर्तनांक कहते हैं? नोट्स में भी सब लिखा हुआ अपवर्तनांक, ये भी पूछा जा, क्या हो इंडेक्स, इसे यही कहीं निपटा दूं मैं साथ साथ, खाली लघु तरंग के चक्कर में इतना सारा डाटा समझा दिया तुम्हें। और इनका पक्का सवाल पसंद किसी न किसी पेपर में, इनका कर्म भी पूछा जा, शुरू की 3 याद होगी, गामा, एक्स, पराबैंगनी किरणें, बीच में विबग्योर होगा, और वो डायग्राम याद रखना, इससे याद आ जाओ तुम्हारे, इंफ्रारेड होगी, उसके बाद माइक्रोवेव होगी, उसके बाद रेडियो वेव होगी। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा? गामा की, गामा की। जिसकी ज्यादा कम फ्रीक्वेंसी होगी ना वह कम ही दूर तक काम करेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना कम ही दूर तक काम करेगी। जैसे तरंग दैर्ध्य बढ़ती चली जाएगी ना इतनी दूर तक जाएगी वह। समझिए बात? संचार में जो यूज करेंगे ना, इधर की तरंगे यूज करेंगे, इधर यूज करेंगे संचार में हम, इन्हें थोड़े संचार का मतलब तुम किसी फोन पर बात करनी हो, इधर की तरंगों तो काम नहीं चलने का, इनकी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इनकी, लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होगी। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तरंग दैर्ध्य कम हो तो थोड़ा लोकल पर तो काम चल जाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, दूर नहीं बात कर सकते। इनको याद करेंगे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव रेडियो यूज हो रही, फोन में माइक्रोवेव यूज हो रही, क्यों? तरंग दैर्ध्य ज्यादा, यदि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो संचार हो सकता होगा, तो संचार के अंदर मतलब कम्युनिकेशन के अंदर इन वाली तरंगों को यूज करेंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, ज्यादा दूर तक जा सकती होगी। जैसा नो जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़े लोकल में काम करेगी। ब्लूटूथ किस पर काम करेगी? इन पर, ब्लूटूथ इन पर काम कर रहा है। समझने की बात है, कुछ लोग कहते हैं इन पर काम कर रहा है, पता लग गया? समझना पड़ेगा तुम्हें इस चीज को, पीछे का साइंस और सोशल साइंस दोनों काम को पढ़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को समझ कर पढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ा ही हो जाए कुछ भी। बच्चे पता क्या सोचते कि जिस दिन हमारी नौकरी लग गई ना उस दिन झंडे गाड़ देंगे। मैं पता क्या कहूँ, जिस दिन लग गई ना असली समस्या उस दिन शुरू होगी। इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जैसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसलिए कहा जा विदाउट क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम यू कांट सोल्व एनी प्रॉब्लम। जैसे ही आप एक समस्या का समाधान करोगे ना तुरंत आपके सामने दूसरी समस्या मुंह बाई खड़ी रहेगी। समझ में आई बात है? तुरंत दूसरी समस्या मुंह बाई खड़ी रहेगी। अब बच्चे कहते हैं कब तक? जब तक नौकरी नहीं लगती, जब तक हम सेटल नहीं होते, नहीं, तब तक जब तक तुम जिंदा हो। समझ में आई बात है? तब तक तुम्हारे सामने समस्या। बस एक ही बात याद रखना हमेशा, पता क्या, समस्या का स्वरूप बदलता रहेगा। वो समस्या दूसरे रूप में आ गई, समस्या का तुरंत स्वरूप बदल जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे पास समस्या, मेरे पास नहीं है, क्या पता मेरी समस्याओं का स्वरूप अलग है? क्या पता मैं देश को लेकर सोचता हूँ? समझ में आई बात है? तुम अपनी सेल्फ को लेकर सोचते हो। जितने विचारों को भी देश को लेकर दुखी हो कि ये होना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी, ऐसा कैसे हो रहा, तो फिर क्या करो, कविताएं लिखो बेचारे, खतरनाक खतरनाक, कुछ कहीं नहीं, लेखक के पास क्या हो लिखने के लिए? कविताएं। तो मेरे जैसे लोग क्या करेंगे, कविताएं लिखेंगे बैठ कर, अपना दुख दर्द में समेटेंगे जब कोई सुनने वाला नहीं है। बात समझ में आई है? सवाल यहाँ बात चली थी इंडेक्स क्या हो। इंडेक्स क्या हो बता दो कोई, कैन यू एक्सप्लेन एनीवे?
अपूर्णांक क्या हो, एक n हो, क्या हो, इसे n से डिनोट करो। अपूर्णांक इंडेक्स क्या हो, इंडेक्स क्या हो, पेपर में सवाल पूछा हुआ है, यहां से इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि जब पेपर आगा कंबाइन करके आगा, उसमें साइंस भी देगा, सोशल साइंस भी देगा, सही चीजें पूछो। बता सको कोई? कांस्टेंट और कॉमन हो, और कोई है? किस चीज को हम इंडेक्स कहते हैं? कल को मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा, ठीक है? इंडेक्स क्या हो, अभी उतार लो सर, नहीं आयो, उतार लो, नोट्स पर नहीं है।